बाकी जुड़ते रहेंगे धीमे धीमे सभी। आज का लेक्चर हमने रखा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे आयुर्वेद में आम बात के नाम से जानी जाती है, और मॉडर्न साइंस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या हमारे पास इम्पैक्ट है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद डिटेल में हम चलेंगे अपने आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद की तरफ हम डिटेल में चलेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो चलूँगा ताकि और भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लेंगे। थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन है अमित जी आपसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आप क्या समझते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा आप मुझे बताएं ताकि मैं समझ सकूं कि हमें किस दिशा में आगे चलना है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा समझाया, यही मुझे चाहिए था। आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आपने जैसा बताया। और लास्ट लेक्चर में भी हमने पहले बेसिक ही रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का पकड़ा हुआ था, जिसमें वही कंसेप्ट ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्ट अमाशय गतम रसमामम प्रचक्षते जो हमने बताया था। उसमें एक चीज़ मैंने बोली थी, उस कंसेप्ट को मैं डिटेल में थोड़ा लेना भूल गया था, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि आचार्यों ने हमारे ऊष्मणो अल्प बलत्वेन शब्द का प्रयोग किया है। अब ये मोस्टली हम सभी वैद्यगण और बहुत ज़्यादा जो हमारे सीनियर जूनियर जो भी हम कहें, वो इसको एक बेसिकली जाठराग्नि के ऊपर ले लेते हैं कि ये जाठराग्नि है। लेकिन जाठराग्नि से आगे ये, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कि ये हमारे इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा हमारे सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म की तरफ इंगित कर रहे हैं। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जाठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, इस प्रकार से तीनों अग्नियों पर ये फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है ऊष्मणो अल्प बलत्वेन। उन्होंने हमारी संहिताओं में शब्दों को आप पकड़िए, किसी भी चीज़ के किसी भी डिजीज़ में जब आप जाएंगे तो शब्दों को पकड़िए। उन्होंने ऊष्मा शब्द प्रयोग किया है। ऊष्मा शब्द, ऊष्मा को हम डिनोट कर सकते हैं हीट से, ऊष्मा को हम डिनोट कर सकते हैं एनर्जी से, ऊष्मा को हम डिनोट कर सकते हैं फायर से, अग्नि महाभूत से हम डिनोट कर सकते हैं।
उनका कह अगर वो चाहते कि जाठराग्नि को ही अगर वो इंडिकेट करते कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन की जगह वो बोलते जाठराग्नेण अल्प बलत्वेन, तो फिर हमारे लिए बेसिकली एक कंसेप्ट हो जाता कि जाठराग्नि के लेवल पे बात हो रही है। तो यहाँ से हम समझ लेते कि केवल ये इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव फायर की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको कई ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस में कि जिन पेशेंट्स की आप डायग्नोसिस करेंगे तो उन पेशेंट्स में उनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी देखने को मिलेगी, उनका डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बट फिर उनको ये हुआ क्यों और उनके साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इस कंसेप्ट के पीछे बहुत बड़ा एक हम समझते हैं एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को एक सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं उसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो वहाँ पर पेशेंट्स की जाठराग्नि अच्छी देखने को मिलती है। आम दोष के जो लक्षण हैं, आम दोष के, वो भी देखने को अच्छे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आम दोष में लक्षण होता है गौरवश्य अनिल मूढ़तः, गुरुता रहेगी बॉडी में, उसका जो वायु है वो मूढ़ हो जाएगी, प्रतिलोम दिशा में जाने लगेगी। तो ये लक्षण भी ना के बराबर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर एक हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये पेशेंट एक्चुअली में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है या ऑस्टियो का है या फिर वात रक्त का है, गाउट का है। वहाँ एक डाउट हमें पैदा हो जाता है। और चूंकि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि ना तो हमारी दुश्मनी एलोपैथी से है, ना ही हमारी कोई ज़्यादा किसी भी पैथी से कोई दुश्मनी है। जिस चीज़ का जो कंसेप्ट हमें अच्छा लगे उसको उठाते चलो और अपने पेशेंट्स को लाभ देते चलो, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है, जो आचार्य चरक ने भी बोला है, सभी आचार्यों ने बोला है कि पेशेंट को ठीक होना ज़रूरी है, रोगी के स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मॉडर्न साइंस बोलता है कि रूमेटॉइड इज़ अ ऑन गोइंग कंडीशन लाइक पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन। जब पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस से गुजर रहा होता है तो इस पेशेंट में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। दर्द होगा उसको, उसको पेन होगा, उसको स्वेलिंग होगी, उसको इरिटेशन होगा, उसको इन्फ्लामेशन होगा, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, और तेज दर्द होता है। वृश्चिक दंशवत पीड़ा बोली गई है, वृश्चिक दंशवत पीड़ा, इस प्रकार का कंसेप्ट इसमें आता है। कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द तो कभी यहाँ दर्द। मेरे पास एक पेशेंट आया था, फीमेल पेशेंट थी। इसकी भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि आयुर्वेद में भी कई संहिताओं में देखने को मिलता है, कई कंसेप्ट के बिहाफ पे, कि ये महिलाओं को ज़्यादा टारगेट करने वाला एक डिसऑर्डर है। ये फीमेल्स में टारगेट करने वाला एक डिसऑर्डर है। ये एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में ये इंडिकेट किया जाता है। तो उस महिला को जो कंडीशन थी, वहाँ पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करते चलिए क्या कंडीशन होगी। आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट आपको अपनी आर ए फैक्टर की रिपोर्ट दिखाता है, और आर ए फैक्टर की रिपोर्ट आप देखते हैं, वहाँ कंफर्म हो गया कि ही और शी इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। तो वहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट कंप्लेंट लेके आया कि डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे छोटे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द है, और इस प्रकार की कंडीशन, ये टॉफस क्रिएशन भी वहाँ पर आपको, स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आप कंफर्म में आपने ट्रीटमेंट दिया। पेशेंट 10 से 15 दिन बाद आता है। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी दवा खाई, उससे घुटनों के दर्द में तो आराम मिल गया, लेकिन अब हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब हमारे शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है। इस प्रकार की कंप्लेंट करते हुए कई पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये
मोस्टली स्टार्टिंग फेज के रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो देखने को नहीं मिलता है, बट ये देखने को मिलता है क्रॉनिक कंडीशन के। और मैं जो भी ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूँ, देखिए सिंपल ट्रीटमेंट तो आप आयुर्वेद में किसी भी प्रकार का किसी भी डिजीज़ का कर देंगे, आयुर्वेद इतना सक्षम है कि उसको ठीक कर लेगा। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने की बारी आती है, डिफ़िकल्टी वहाँ होती है जब बीमारी बिगड़ चुकी है, जब रोग और रोगी दोनों बिगड़ चुके हैं। वहाँ एनाटॉमिकल कंडीशंस बिगड़ चुकी हैं और पैथोलॉजिकल कंडीशंस दोनों बिगड़ चुकी हैं, और वहीं पेशेंट को ठीक करने में बड़ा मज़ा आता है। वहाँ चोर और सिपाही वाला खेल हो जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ और रोग किसी और दिशा में अब जा रहा है। तो उस दिशाओं को, उस डायरेक्शन को हमें पकड़ना है और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट में चेंज करने होते हैं जब भी क्रॉनिक डिजीज़ आती है। इसलिए मेरा ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट के लिए हर बार सेम नहीं होता, उसकी कंडीशंस के हिसाब से वेरिएशंस उसमें आती रहती हैं, और जो बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि उन वेरिएशंस को आप अपनी प्रैक्टिस में जब भी क्रॉनिक पेशेंट आए, चाहे हार्ट डिजीज़ का पेशेंट आए जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन बिलो 30 बिलो 20 के आसपास आ रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे कोई भी हो, आप कंडीशंस के अनुसार अपनी युक्ति चेंज करेंगे। जैसा कि आचार्य चरक ने बोला है कि द बेस्ट प्रमाण ऑफ आयुर्वेदा इज युक्ति प्रमाण, क्योंकि यहाँ पर वैद्य अपनी युक्ति लगाता है, संहिता के सिद्धांतों से रिलेट करता है और जाकर के रोग को ठीक करता है। तो यहाँ पेशेंट आपके पास पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशंस जॉइंट का लेकर के आएगा, और वहीं पर एलोपैथ में ये भी लिखा है कि ये रोग आपकी आँखों को अफेक्ट कर सकता है, आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकता है, आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। मैं जब जीवा आयुर्वेदा में मैंने काम किया तो वहाँ पर डॉक्टर प्रताप चौहान जी ने एक बात कहते थे, वो उनके वीडियोस में भी देखने को मिलेगी कि जहाँ पर पहुँच गया आम, वहाँ का हो गया काम तमाम। तो आम दोष मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खतरनाक दोषों में मानता हूँ कि ये जिस जगह पर पहुंचता है वहां के ऑर्गन को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। आप समझ लीजिए क्यों मैंने इसको सबसे खतरनाक दोषों में माना। बिकॉज ऑफ दैट कि अन्य दोषों में हो सकता है कि अग्नि उतने लेवल पर डिस्टर्ब ना हो, और यदि डिस्टर्ब हो तो केवल इंटेस्टाइनल फायर डिस्टर्ब हो, जाठराग्नि की दुस्ती देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर जब आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटिक डिजीज़ में या रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आप जाते हैं, तो यहाँ पर पूरी सेलुलर स्ट्रक्चर तक, बेसिक तक, सेल्स के लेवल तक, सेलुलर मेटाबॉलिज्म तक आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है। इवन बॉडी की प्रत्येक एनर्जी, प्रत्येक ऊष्मा, प्रत्येक अग्नि यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी होती है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि हम सबसे पहले काय की चिकित्सा करते हैं। काय मीन्स देह भी होता है, काय मीन्स अग्नि भी होता है। अगर किसी पेशेंट की अग्नि डिस्टर्ब हो गई है तो आप मेडिसिन कुछ भी देते रहें, वो मेडिसिन कंप्लीटली रूप से डाइजेशन नहीं होगा और मेडिसिन का पाचन नहीं होगा, तो रिजल्ट उतने फास्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन तो डाउन होता ही है, साथ में मायोपैथीज डेवलप होने लगती हैं, हार्ट की मसल्स में इन्फ्लामेशंस भी क्रिएट होने लगते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं हमारी, उनके अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट होते हैं, और इन्फ्लामेशन आर्टरीज के अंदर क्रिएट होने पर वहाँ पर आर्टरीज के अंदर घाव बनते हैं, और वो जो घाव बनते हैं उनको रिपेयर करने के लिए वहाँ पर लिपिड और प्रोटीन पहुँचते हैं, जिनको एलडीएल, वीएलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल आप बोल दीजिए, वो वहाँ रिपेयरिंग के लिए पहुँचते हैं, और वो उस आर्टरी में जाकर के उस आर्टरी को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, और ब्लॉक करने की वजह से उसका स्पेस कम हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। और ये स्पेस कम होता है तो ब्लड का फ्लो
धीमा होने लगता है। उस ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए ब्लड हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ता है प्रेशर, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये एक अलग से एटियोलॉजी तैयार हो गई जो हमारी रूमेटिक डिजीज से भी रिलेट हो सकती है। इसीलिए 99% डॉक्टर फेल होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, और कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन परमानेंट कंट्रोल करने में वो फेल होते हैं, क्योंकि सभी बीपी को कंट्रोल करने के लिए लगे हैं। चाहे हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर हों, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर्स हों। आयुर्वेद के डॉक्टर हैं सर्पगंधा गनवटी खिला करके बीपी कंट्रोल कर रहे हैं। भाई आयुर्वेद ये नहीं है। आयुर्वेद है दो प्रकार की चिकित्सा। दो प्रकार की चिकित्सा हमारी संहिता के अंदर बताया गया। दो प्रकार की चिकित्सा, एक आवस्थिक चिकित्सा, एक दोषात्मक चिकित्सा। जिसको व्याधि चिकित्सा भी बोलते हैं। आवस्थिक चिकित्सा मीन्स प्रेजेंट स्टेज में क्या आवश्यक है। चीफ कंप्लेंट क्या है पेशेंट की? चीफ कंप्लेंट, साहब बीपी बहुत बढ़ जाता है, साहब जोड़ों में बहुत दर्द है, जॉइंट में बहुत दर्द है। अब उसको चीफ कंप्लेंट में आराम चाहिए तो आप सर्पगंधा गनबटी या आप यहाँ पर एक आर्नोपेन कैप्सूल आता है जॉइंट के लिए, वो यूज कर सकते हैं। बट दोषात्मक चिकित्सा भी ज़रूरी है। उसका रूट कॉज क्या है उसको भी फाइंड करना ज़रूरी है। चलिए, ये एक अलग टॉपिक है, मैंने इसको रिलेट करके इसलिए बताया कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। रूमेटिक डिजीज़ के ऊपर या कार्डियोलॉजी के ऊपर कभी और हम अपना प्लान करेंगे, तब उसको पकड़ेंगे। पहले चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस प्रकार से बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं। बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन इन्वॉल्व होने के बाद ये हमारे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी लाना पैदा करता है। जिस प्रकार से ये आपको दिख रहा है हमारे जॉइंट्स के अंदर, ये जो आपको टॉफस दिख रहा है, इस प्रकार के अल्नर डेविएशंस भी देखने को मिलते हैं। तो वो इस तरीके से कंप्लीटली डैमेज कर देता है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सभी जॉइंट पेन में सबसे ज़्यादा दर्द मैंने इन्हीं पेशेंट्स को झेलते हुए देखा है। बहुत ज़्यादा दर्द में आते हैं, पेशेंट के मुंह से कराहने की आवाज़ आती है। क्लियर, वो चिल्ला नहीं सकता। अगर उसे परमिशन दे दें तो वो चिल्ला चिल्ला के अपने दर्द को व्यक्त करेगा, इतना तेज़ दर्द होता है इस कंडीशन में। यहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है, रेडनेस आपको देखने को मिलेगी क्रॉनिक पेशेंट्स में। एक सबसे कॉमन इसका एक क्वेश्चन है जो आप पेशेंट से कर सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग के दौरान, कि सबसे ज़्यादा दर्द या जॉइंट में जकड़ाहट कब होती है? पेशेंट बताएगा सर सुबह के समय पे। सुबह के समय पे, सुबह के समय पे क्यों होती है? क्योंकि ये आम व्याधि है, और आम क्या होता है? दूषित कफ। और सुबह 6 से 10 बजे का समय ये कफ दोष के प्रकोप का समय होता है। कफ दोष इस समय बाहुल्य होता है और उस समय पर पेशेंट को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फील होती है। जैसे जैसे 10 बजे के बाद टाइम बीतता जाता है, पेशेंट के दर्द में, पेशेंट की कंप्लेंट में कमी आने लगती है। तो आप पेशेंट से पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्या चलते वक्त, जब पेशेंट चलता है तो उसके दौरान थोड़ी देर चलने के बाद क्या आपको दर्द में आराम मिलता है? पेशेंट कहेगा यस मिलता है। क्यों? क्योंकि जब उसने जॉइंट्स की मूवमेंट स्टार्ट की तो वहाँ पर हीट पैदा हुई। जॉइंट्स की मूवमेंट की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, और उस हीट के पैदा होने की वजह से वहाँ उपस्थित आम तत्व स्कैटर्ड हो गए, इधर उधर बिखर गए, और वो नर्व को और वहाँ के जॉइंट्स को उतने तरीके से अफेक्ट नहीं कर पाए। तो इंस्टेंटली वहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसमें हमें, हाँ, आयुर्वेद में कई बार क्या होता है, आयुर्वेद अगर मैं कहूँ तो आयुर्वेदिक एक बियॉन्ड द साइंस है।
कई बार रिपोर्ट्स के अंदर व्याधि नहीं मिलती है बट सिम्टम्स मिलते हैं, और हमें आयुर्वेद चिकित्सा करते वक्त उन सिम्टम्स को देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार आम दोष शरीर के अंगों में विलीन हो जाता है, वो एक साथ में हो जाता है, तो वो रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आएगा, कई बार नहीं आएगा। तो हमें वही चिकित्सा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस मान करके उसकी चिकित्सा करते हैं, बहुत अच्छा। आप ये बहुत अच्छी, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप उसको इस तरीके से लेते हैं, और यही सिद्धांत है आयुर्वेद का। अब यहाँ के बाद, वेलकम डॉक्टर साहब। अब यहाँ के बाद आम वात शब्द की उत्पत्ति को हम देखते हैं। यहाँ से पता चलेगा आम वात क्या है। आम दोष और वात दोष का कॉम्बिनेशन, जो कि सर्कुलेट बाय हृदय एंड 10 धमनियाँ, जो आपने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो रक्त वाहिकाओं के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बिल्कुल सही आपने बताया था, वही यहाँ पर डेफिनेशन हमें देखने को मिल रही है। अब होता क्या है कि एक पेशेंट ने आमज व्याधि का, आम दोष के दूषित होने के कुछ आहार, कुछ चीज़ों को उसने इन्वॉल्व किया, जैसे कि असम्यक आहार। जितने भी विरुद्ध आहार हैं वो सभी विरुद्ध आहार बॉडी में आम दोष की उत्पत्ति करते हैं। 90% विरुद्ध आहार आम दोष की उत्पत्ति करते हैं। वेगावधारण, जितने भी वेग धारण की कंडीशंस हैं वो सभी आम दोष को बढ़ाने का कार्य करती हैं, या फिर शरीर में उपस्थित आम दोष को अन्य जगहों पर फैलाने का कार्य करती हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बारीकी से आप अगर पेशेंट को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इस प्रकार के अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में कोई ना किसी तरीके के असम्यक आहार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ पेशेंट हैं जो दूध में नमक डाल देते हैं और उसी में चावल मिला के उसको खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर। तो ये एक असम्यक आहार है, इसको नहीं लेना है। कुछ लोग सब्जी के अंदर दही को मिला लेते हैं, वो असम्यक आहार है। जैसे आजकल सब्जी को खट्टा करने के लिए, चटपटा करने के लिए उसमें दही मिलाया जाता है, वो गलत है। जो जैसी नेचुरल स्टेट में बनना चाहिए उस स्टेट में उसको रखना आवश्यक है, और दही वैसे भी अविष्यंदी है तो वो आम को पैदा करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के खाने पीने के शौकीन इंसान होंगे। उनकी उनके खाने की लाइफ स्टाइल को, उनके रहने की लाइफ स्टाइल को आप बेसिकली नोट करेंगे तो आप काफ़ी डायग्नोसिस, काफ़ी निदान आप तैयार कर पाएंगे, और एक अलग से आपकी रिसर्च तैयार होगी। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी पेशेंट से बात करो, एक अलग से अपने पास डायरी रखो। आपकी खुद की सेल्फ रिसर्च होनी चाहिए। उस डायरी में उसके पॉइंट्स को नोट करो कि क्या गलत कर रहा है, जो आगे आने वाले पेशेंट्स पर आप अप्लाई करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और डायग्नोसिस भी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो है शीतल आहार विहार। शीतल आहार विहार आज की डेट में क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन, अब गर्मियाँ आ गई तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ पानी। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि चूल्हे में आग जल रही है, उसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल दिया, तो अब उसकी क्या कंडीशन होने वाली है। तो सेम यही कंडीशन बॉडी में आम दोष के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विहार में क्या आएगा भाई, एसी का ओवर यूज, ओवर यूज एसी का। कार में एसी चल रहा है, घर में एसी चल रहा है, बॉडी की स्वेद ग्रंथियों को एक्टिवेट होने ही नहीं दे रहे हैं। शरीर से मल निकलने के तीन ही जगह हैं, स्वेद, मल और मूत्र। पुरीश, मूत्र और श्वेत। अगर आप पुरीश और मूत्र को तो चलिए आप निकाल रहे हैं, कई लोग उसको भी होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और श्वेत को तो आज भूल ही गए भाई। पसीना निकलना है कि नहीं निकलना, पसीना निकल रहा है तो लोग बाग उसको गलत मान लेते हैं। भाई मेरा मैं मेकअप करके आया पूरा बिगड़ गया, मैंने क्रीम लगाई पूरा बिगड़ गया, चेहरा काला दिखने लगा। कारे गोरे का कोई भेद नहीं, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आज
एसी और ओवर यूज करने के कारण ये प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। अब रूक्ष आहार, रूक्ष आहार यहाँ वर्ड क्यों तैयार किया है, बगल में मैंने गुरु आहार भी लिखा हुआ है। रूक्ष आहार ऐसा है कि वात दोष को भी तो बढ़ाना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है आम और वात का, आम और वात का कॉम्बिनेशन है। तो वात दोष को बढ़ाने वाले द्रव्य का भी सेवन करना। मोस्टली लोग बाग रात को रखी रोटी को सुबह खा रहे हैं, सब्जी को बार बार गर्म करके खा रहे हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको ना तो डॉक्टर नोट करते हैं और ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इन पे, और ना ही पेशेंट को पता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ कि भाई शाम का रखा सब्जी को सुबह गर्म करके खा लेंगे, शाम को रखे। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। जी। हम्म। बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि पेशेंट ही हमें कई बार क्या मैं कहता हूँ, हमेशा पेशेंट ही सिखाता है। और पेशेंट के जितना क्लोज हम जाएंगे वो पेशेंट उतना ही हमें नॉलेज दे के जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं। भाई नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो बढ़ेंगे, आप अपनी, हम हमेशा कहते हैं अपने स्टूडेंट से कि आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट के चक्कर में ना पड़िए, अपनी फ़ीस बढ़ा दीजिए अगर आपको अर्निंग के भी यहाँ पर देखना है। बट ऐसे वैद्य बनिए कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उन पेशेंट्स में से 90% पेशेंट्स को आप रिलीफ दे पाएँ। तो यहाँ पर रूक्ष आहार जो मैंने लिखा वो वात दोष के इन्वॉल्वमेंट के लिए लिखा कि वात दोष इन्वॉल्व होगा। गुरु आहार वही आम दोष को बढ़ाने वाली चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जिसमें ऑयली चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारे पूड़ी पराठे इस प्रकार की चीज़ें आ गई। इस प्रकार का फूड आइटम्स जो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 6-6 7-7 लीटर पानी पी रहे हैं, ये भी गुरु आहार के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि पानी की सांद्रता, पानी हमेशा गुरु कहा गया है, और जब पानी को हम बॉईल करते हैं तब वो पानी लघुता में कन्वर्ट होता है। या मटके के अंदर, मिट्टी के घड़े के अंदर, मिट्टी के पात्र के अंदर रखते हैं तो वो लघुता में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मीन्स पड़े रहना बिस्तर पे, कोई काम नहीं करना। अब इसका एक कंपैरिजन रहता है, जो कंपैरिजन मैं बताता हूँ कि आज से पहले लोग बाग हर प्रकार के पूड़ी पराठे हलवा सब चीज़ खाते थे, बट उनको ये प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलती थी। आज के लोगों में देखने को क्यों मिल रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर किसी व्यक्ति ने 300 कैलोरी का भोजन किया है तो क्या उस व्यक्ति ने 300 कैलोरी को पचाने के लिए उतना व्यायाम या दिन भर में प्रयास किया? तो आज उसके कंपैरिजन में कम प्रयास हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है जिसकी वजह से पेशेंट जो है अपनी बॉडी में गंदगी को सबसे ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रहा है, और ये आम दोष ही बनाते हैं। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। दिवाशयन, दिन में सोने को मना किया गया है फिर भी दिन में सोते हैं। केवल एक ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, उसमें दिन में सोने को बोलते हैं, बाकी अन्य ऋतुओं में दिन में सोना नहीं है। और ग्रीष्म ऋतु में क्यों बोला गया है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय होता है शरीर के अंदर, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए आपको दिवाशयन करना होता है। रात्रि जागरण फिर से वात दोष का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और मेंटल टॉक्सिक इन्वायरमेंट,
मेंटल टॉक्सिक एनवायरनमेंट, यहाँ पर आप सत्व रजतम की कैटेगरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जब कोई पेशेंट काफ़ी समय से पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इस प्रकार की कंडीशन से गुजरता है, तो मनो व श्रोतोदुष्टि होने की वजह से पेशेंट में थायराइड से रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। और थायराइड अग्नि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कई पेशेंट्स, अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट आपके पास आते हैं, उनकी थायराइड प्रोफाइल आप कराएंगे तो काफ़ी पेशेंट में वो TSH बढ़ते हुए देखा गया है। उसके बाद आता है स्निग्ध भोजन के बाद व्यायाम करना। कई आज जिम में जाते हैं लोग बाग, और जिम में जाने से पहले लोग बाग दो दो तीन तीन केले खा लेते हैं और दूध पी के चले जाते हैं और तुरंत जिम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आजकल चल रहा है फैशन, बट ये शास्त्रोक्त फैशन नहीं है। आपको स्निग्ध भोजन करने के बाद व्यायाम नहीं करना है, ये बहुत गलत चीज़ है। ये करते हैं, इसके बाद से आपका आम दोष उत्पत्ति होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का कारण हमें पता होना चाहिए। रीज़न ये है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी जो जाठराग्नि होती है, वहाँ की अग्नि संपूर्ण शरीर में विलीन हो जाती है। आप देखिए, आप कभी भी व्यायाम कीजिए, आपकी पूरी बॉडी हीटअप हो जाएगी, पूरी बॉडी हीटअप हो जाएगी। तो वो व्यायाम आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो इनडायरेक्टली आपकी जाठराग्नि पर प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव कब पड़ता है? जब व्यायाम करने के बाद तकरीबन 15 से 30 मिनट के बाद आपकी जाठराग्नि तीव्र होती है। लेकिन आपने हैवी फूड किया, स्निग्ध भोजन खाया और तुरंत व्यायाम करने लगे, तो उस समय आपकी बॉडी की हीट, आपकी जाठराग्नि की हीट कमज़ोर पड़ेगी और वहाँ पर धात्वाग्नि और भूताग्नि है ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक गलत कंसेप्ट है, इसको पेशेंट को ज़रूर बताएं। और ये अगर आप यूट्यूब या अन्य जगहों पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर सोशल मीडिया प्रेजेंस में ये बताएं, ताकि पेशेंट्स को इस जानकारी का पता चले और वो आपसे जुड़ करके इसका लाभ ले सके। यहाँ पर अब इनमें से भी 3 मेजर कॉजेज़ मैं आपको बताऊंगा कि 3 मेजर कॉजेज़ कौन से हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को हमें पेशेंट की देखना है, उसकी लाइफ स्टाइल में कि वो किस प्रकार से फिजिकली एक्टिव है। सेकंड नंबर पर मैं लेता हूँ ओवर ईट और नॉट ईट एट टाइम, बहुत ज़्यादा खाना जिसको अध्ययन बोला गया है, या फिर समय पर वो भोजन कर रहा है या नहीं कर रहा। कालम भोजनम आरोग्य कारणम सबसे बड़ा कंसेप्ट है। यदि वो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ 2 रोटी ही खा रहा है, लेकिन वो 2 रोटी जब खा रहा है जब उसकी भूख शांत हो गई उसके बाद खा रहा है, या पहले का पचा हुआ खाना, पहले का खाना जो पचा नहीं है उसके बाद भी खा रहा है, तो वो बॉडी में जा कर के विष पैदा करेगा, वही विष है आम दोष। और थर्ड जो चीज़ है, पेशेंट से पूछिए कि आपको सबसे पहले दर्द की शिकायत कब हुई थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी। और पेशेंट को समझाइए कि आपको कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है। एक एक चीज़ को आप आज से ऑब्जर्व करेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप मुझे नेक्स्ट फॉलोअप में बताएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट प्रोटोकॉल टू ट्रीट पेशेंट एंड मेकिंग अ डायग्नोसिस। एक डायग्नोसिस बनाने का, पेशेंट को ट्रीट करने का, इस प्रकार से ये की फ्रेमवर्क है जिसमें आप ये की फ्रेमवर्क आप किसी भी डिजीज़ में लगा सकते हैं, किसी भी डिजीज़ में। कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, भोजन के बारे में, और पेशेंट आज सबसे ज़्यादा बीमार इसलिए है क्योंकि वो टालता रहता है। अरे हल्का सा दर्द हुआ है, हो सकता है कल ज़्यादा चल लिया होगा, ऐसा कर लिया होगा, और वो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड डिजीज़ बढ़ती जाती है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई हैं जिसमें बताया है कि ये रोग के लक्षण कब बढ़ जाते हैं, आम दोष के पेशेंट को कब सबसे ज़्यादा कंप्लेंट होगी। तो ये आप अपने क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। वर्षा ऋतु हो गई, शिशिर ऋतु हो गई और बसंत ऋतु में ये कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। दर्द ये समझ लीजिए 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जब बरसात का मौसम हो, किसी भी सीजन में बादल छाए हुए हों आसमान में,
तो समय पर ये कंडीशन बदल जाती है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप उसे ऑयली चीज़ों को खाने के लिए मना करेंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। खासकर ट्रांस फैट वाली चीज़ों को, रिफाइंड चीज़ों को खाने के लिए मना करेंगे, चावल को खाने के लिए मना करेंगे, दही या किसी भी प्रकार की खटाई का सेवन करने के लिए मना करेंगे, और अचार का सेवन। यहाँ पर जो दही है या खटाई या चावल अचार है, इनको तो आप चाहे गाउट हो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, हर कंडीशन में मना ही करना है, क्योंकि ये इंस्टेंटली आप किसी भी रूमेटॉइड या किसी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी भी जॉइंट पेन में अगर किसी पेशेंट को आज शाम को एक कटोरी आप दही खिलवा दीजिए, सुबह देख लीजिए वो नाचते हुए आएगा, कहेगा कि डॉक्टर साहब अब नहीं चला पड़ रहा मेरे पे, बहुत तेज़ दर्द है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। जो ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया था वो ट्रीटमेंट शून्य हो जाता है, पेशेंट को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है उसके ट्रीटमेंट की, जीरो से। और एक और कंडीशन कि ओवर एक्सपोजर ऑफ एसी, वो पेशेंट एसी या कूलर के जस्ट सामने नहीं लेटना चाहिए। एसी तो मैं टोटली अवॉइड करता हूँ, पेशेंट कूलर के सामने ना होकर के साइड में हल्की हल्की हवा से उसको कनेक्ट होना है, ना कि डायरेक्ट हवा के एक्सपोजर में आना है। यहाँ पर मैंने ये कुछ पिक्स कलेक्ट की हैं जो माधव निदान से हैं, क्योंकि सबसे पहले माधव निदान में ही इसको कंसेप्चुअल किया गया है। तो वही चीज़ हम एक शॉर्ट फॉर्म में संहिता के कंसेप्ट को लेते हैं कि विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्ने अनिलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो ह्यानन व्यायामम कुर्वतस्तथा वायुना प्रेरितो यामा श्लेष्म स्थानम प्रधावती। वो वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई विरुद्ध आहार, अग्नि मंद और वायु, इन दोनों के संयोग से ही ये पैदा हो रहा है। स्निग्ध भोजन करने से, व्यायाम जो अभी जस्ट मैंने बताया कि स्निग्ध भोजन करने के तुरंत बाद व्यायाम करना, जो जस्ट वही मैंने आपको ये रेफरेंस के रूप में बताए हैं जो अभी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद आगे का आता है कि विदग्धो, ये आप समझिए, ये विदग्धो अशो, विदग्ध भोजन, जस्ट मैंने जो दही का एग्जाम्पल लिया, दही विदग्ध के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। पूर्व का खाना पचा नहीं है, हम खाना खा रहे हैं और भाई दिवा स्वप्न भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक मीडियम भी है, स्निग्ध मीडियम भी है और वायु का इन्वॉल्वमेंट भी है। अब ये वात दोष जो है, कफ स्थान में जहाँ पर कफ का स्थान है वहाँ पर आम दोष को ले जाएगा और वहाँ जा कर के ये आम दोष उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। तो यहाँ पर ये वही कंसेप्ट, कफ बात पित्त कफ भूया दूषिता सुअन्न जो रसा। स्रोतसों में अभिसंधि वाला कंसेप्ट जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि दही अभिसंधि होता है। अभिसंधि का अर्थ होता है एक तरीके से लेमिनेशन कर दीजिए किसी चीज़ की। अब किसी चीज़ को आपने लेमिनेट कर दिया तो वो उस लेमिनेशन की परत से बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। जब आम दोष से संबंधित उसके गुणों के समान द्रव्यों का सेवन कोई करता है, जैसे हो गया, तो यहाँ पर थे हम कि यहाँ पर मैं बता रहा था कि अभिसंधि, तो अभिसंधि जस्ट लाइक लेमिनेशन। मान लीजिए कि मैंने आपको एक पॉलीथीन के अंदर बंद कर दिया, तो आपकी जो भी एक्टिविटी होंगी वो क्या पॉलीथीन के बाहर हो पाएंगी या नहीं? बिल्कुल नहीं, आपकी जो भी एक्टिविटी होंगी पॉलीथीन के अंदर होंगी। तो जो आम दोष होता है वो आम दोष हमारे स्रोतसों को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से एक मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूँ। ये एक रोड है, इस रोड पर यहाँ पर एक व्यक्ति अपना ट्रक पार्क करके चला गया है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, ये आके यहाँ रुकेंगी और यहाँ ट्रैफिक जाम लगेगा, ये ट्रैफिक हो जाएगा, पूरा ट्रैफिक यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। अब इसमें से कुछ लोग चिल्लाएंगे, गालियाँ देंगे इसको, इस ट्रक वाले को कुछ लोग गालियाँ देंगे, कुछ लोग इस पर चिल्लाएंगे, कुछ लोग हॉर्न बजाएंगे
और कुछ लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो सोचिए कि इस रोड के इस साइड का क्या माहौल होगा। आतंक की यहाँ पर स्थिति नहीं लगेगी आपको कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है। स्थिति इतनी गड़बड़ा जाएगी कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस आ जाएगी, यहाँ पर और पुलिस के लोग आ सकते हैं। हो सकता है इनमें लड़ाई हो जाए आपस में, ट्रक वाले को पकड़ पकड़ के मारे वो। और उस कंडीशन में इतने एरिए का पूरा माहौल कैसा होगा, खराब हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार का माहौल हमारे बॉडी के अंदर होता है। जब स्रोतस ब्लॉक होते हैं आम दोष से या फ्री रेडिकल से, सेल के अंदर ब्लॉकेज आते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो वही कंडीशन यहाँ पर होगी कि ये आपका जॉइंट है, इस जॉइंट पर यहाँ पर आम दोष आके रुक गया है और वायु का गमन हो रहा है। वात दोष जाना चाह रहा है बार बार, तो इससे टकराएगा और वापस आएगा। वात दोष इससे टकराएगा और वापस आएगा, टकराएगा वापस आएगा। और वात दोष जब इस एरिए में ज़्यादा बढ़ जाएगा इस आम के अवरोध की वजह से, तो वात जहाँ पर होगा वहाँ वेदना होगी, वहाँ पर वेदना होगी। वात जहाँ होगा वेदना होगी और इस जगह पर पर्टिकुलर पेशेंट को दर्द होने लगेगा। इसलिए आम दोष में दर्द वृश्चिक दंशवत होता है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ। पेशेंट कंफ्यूज्ड रहता है, उसे बड़े जॉइंट का दर्द ध्यान रहता है, छोटे जॉइंट में कंफ्यूज्ड रहता है कि साहब कभी इस उंगली में तो होता है, कभी कमर में होता है, कभी गर्दन में होता है। घुटनों के दर्द की कंप्लेंट मेनली लेके आता है। और मैं आपको बता दूं, ये बड़ी हंसी की बात है कि हमारे कई बड़े बड़े वैद्य रूमेटॉइड आर्थराइटिस को नी जॉइंट पेन भी मानते हैं, नी जॉइंट पेन भी मानते हैं। बट दिस इज रॉन्ग क्राइटेरिया टू डेफिनेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमारी संहिताओं में लिखा है सर्व संधि, सभी संधियों को इन्वॉल्व करने वाला रोग है ये। नॉट अ पर्टिकुलर नी जॉइंट पेन, इट्स अ कंप्लीट होल जॉइंट पेन। कई बड़े बड़े वैद्य लेक्चर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उसमें नी जॉइंट को वो इंक्लूड करते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग में नी जॉइंट का फोटो ना लगा करके मैंने हाथ के उस टॉफस का लगाया, क्योंकि मैं ये डिसाइड करना चाह रहा था कि हमारे माइंडसेट में ये ना बैठे कि नी में ही दर्द है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर एक डिजीज़ और आती है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। वो बिल्कुल इसी की, ये समझ लीजिए भाई या बहन है, जैसा कि आपने त्रिक प्रदेश बताया, जिसको बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यहाँ पर क्या होता है, हमारे त्रिक प्रदेश की संधियाँ आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और वहाँ पर दर्द होता है। तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम वहाँ पर फॉलो करते हैं, वही ट्रीटमेंट फॉलो जो प्रोटोकॉल है जो रूमेटॉइड का है, वही लगभग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 90% हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी प्रयोग करते हैं और उसमें रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो जस्ट जो अभी हमने समझा कि इस प्रकार से ये कंडीशन होती है, पूरी बॉडी का पेन है और पूरी बॉडी के हिसाब से हमें इसलिए कंप्लीट सोच रख कर ही उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट पे अभी आगे बढ़ेंगे, पहले हम इसको और क्लियर करने का प्रयास करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, जस्ट आपने बताया वो नीचे श्लोक में भी आ गया, युगपत कुपितावंत स्त्रिक संधि प्रवेशकौ, आ गया त्रिक प्रदेश। जस्ट ये नीचे ये त्रिक प्रदेश आ गया, त्रिक संधि प्रवेशकौ। स्तब्धम, स्तब्धम मीन्स स्टिफनेस, च कृतो गात्रम आम बात सा उच्यते। सभी के सभी गात्रों को, सभी अंगों को इन्वॉल्व करने वाला रोग है ये, सभी अंगों को इन्वॉल्व करने वाला रोग है। और त्रिक प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है, त्रिक प्रदेश से, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया। अब वही कंसेप्ट जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, ऊष्मणोवल पलत्यन धातु माध्यम पाचितम दुष्टम आस्यगतम रश्माम प्रचक्षते। नीचे अन्य श्लोक भी अन्य संहिताओं के हैं। अमाशयस्थ कायाग्ने दौर्वल्य विपाचितः आद्य आहार धातुर्यः सा आम इति कीर्तिता। सेम वही कंडीशन वो बता रहे हैं। आमम अन्न रसम केचित केचित्तु मल संचयम। आम अन्न रस जो होता है, अन्न रस से जो हमारा आम दोष तैयार होता है, वो एज इट इज़ मल के रूप में संचित होता है, इकट्ठा होता है। और जिस जगह इकट्ठा होता है वहाँ पर दोष की दृष्टि करने से ये पूरे शरीर को अपने कब्जे में कर लेता है। जस्ट लाइक हाईजैक कर ली आपकी बॉडी, हाईजैक कर ली। इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी को भी हो, कोई टेंशन नहीं लेने का। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, आपका घुटना खराब हो जाएगा, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अगर आपने हल्के में ले लिया तो इसने पूरी बॉडी को कब्जे में कर लिया है। कब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा पता नहीं चलेगा, कब आपकी आंख खराब होने लगेगी पता नहीं चलेगा, कब आपको सोरियासिस होने लगेगी पता नहीं चलेगा। आपके एक एक ऑर्गन एक एक करके खत्म होने लगेंगे। इवन किडनी फेल्यूर तक भी पेशेंट पहुंच जाता है। हालांकि कम केस मिलते हैं, बट जितने भी मिलते हैं बड़े लाजवाब मिलते हैं। वहाँ ट्रीटमेंट करने में मज़ा ही अलग आता है। पूरी दुनिया किडनी को ठीक करने पर लगी है, पूरी दुनिया हार्ट का ट्रीटमेंट कर रही है, बट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा आम दोष का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। यहाँ पर एक और कंसेप्ट मिलता है, शामो वायु श्लेष्मणा सा अनुबंधा सर्वांगेशु स्वस्वलिंगे प्रसर्पण कटी पृष्ठ त्रिक जानवादि संधीन। कटी आ गया, पृष्ठ हमारा बैक साइड का, पूरी रीढ़ की हड्डी उन्होंने ले ली, त्रिक प्रदेश ले लिया उन्होंने, जानु संधि ले ली। अब यहाँ पर त्रिक प्रदेश से मैं एक कंसेप्ट और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर त्रिक प्रदेश वो हमारे सैक्रल पोर्शन के लिए तो बोल ही रहे हैं, बट संहिताओं में एक जगह त्रिक प्रदेश और शब्द यूज होता है। वो त्रिक होता है हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा लिवर या हमारा स्टमक, ये त्रिक है। इस प्रकार से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है। जब आप बॉडी में इनको आप जोड़ेंगे प्लेन के थ्रू, तो हार्ट, लंग्स और आपके जाकर के स्टमक, इस प्रकार से पोर्शन बनता है। तो यहाँ पर आप जब मॉडर्न साइंस को देखेंगे, मॉडर्न साइंस में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर लिखा है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ पैदा होती है, लंग्स के अंदर फ्लूरल फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और स्टमक की तो पहले ही लंका लग चुकी होती है, शुरुआत ही वहाँ से होती है। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पेशेंट अगर इनके साथ में अन्य लंग्स और इनकी डिजीज़ भी लेकर के चल रहा है तो उस पेशेंट को समझा दीजिए, कोई टेंशन ना लें, इसी ट्रीटमेंट से आप वहाँ पर ठीक होने लगेंगे। अब यहाँ पर जो लक्षण मैंने जस्ट अभी बताए थे, अंग मर्दो अर्चित तृष्णाहिलालसम गौरवम ज्वरा अपाका सूनता अंगाना माम बातस्य लक्षणम, सेम वही कंडीशन है। जॉइंट्स में दर्द होना, स्टिफनेस होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, अरुचि होना, आलस आना, ये सामान्य लक्षण है। दैट इज़ एक्यूट कंडीशन। शुरुआत है रोग की, देखने को मिलेगा बहुत अंगों में पीड़ा होगी, भूख कम लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, आलस रहेगा बॉडी में, शरीर का भारीपन होगा, हल्का सा फीवर लगेगा। बट क्रॉनिक कंडीशन में क्या होगा देखिए, सकष्ट सर्वरोगाणाम यदा प्रकोपितो भवेत हस्त पाद सिर गुल्फ त्रिक जानुरु संधि। जानु यानी जॉइंट, और उरु शब्द भी आया है यानी जंघा भी आपकी इन्वॉल्व होगी। वो कहना चाह रहे हैं कि आपकी मसल्स में भी ये प्रवेश कर चुका है। मस्कुलर फटिग भी आपको होगी, थोड़ा सा काम कर लोगे
आपकी मांसपेशियां ऐसी लगेंगी कि इनमें बड़ा भारीपन आ गया, 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए, अब नहीं चला पड़ रहा। करोति सरोजम सोथम यत्र दोष प्रपद्यते, तेज दर्द होगा, स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लामेशन, रेडनेस दिखेगी आपको। सदेशो रुज्यते अत्यर्थम व्याविध्य एवं वृश्चिकई, वृश्चिक दंशवत, वही अपग्रेड सिस्टम में बढ़ता हुआ, ये कभी इस जॉइंट में दर्द तो कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द, इस प्रकार की कंडीशन में पेशेंट पागल फिरता पड़ेगा, कंफ्यूज्ड रहेगा पेशेंट, और उससे कई वैद्य कई डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड रहेंगे। अग्नि दौर्बल्य, प्रशेक अर्ची गौरवम, उत्साह हानि, उत्साह हानि जस्ट मैंने बताया आपको, पेशेंट का मन नहीं करेगा कहीं भी जाने आने का, क्योंकि बॉडी में इतना हैवीनेस उसको महसूस हो रहा है, वो कंडीशन आ जाएगी। वैरश्यम, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। सीवियर कंडीशन का पेशेंट सिर्फ एक ही गाना गाता रहता है कि साहब इस दर्द को ठीक कर दो वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, इतना प्रॉब्लम उसको आ जाती है। बहुमूत्रता, हाँ बहुमूत्रता थोड़ा कम देखने को मिलता है काफ़ी लोगों में, बट ये मिलता ज़रूर है। कुक्षौ कठिनताम शूलम तथा निद्रा विपर्य, नींद सही प्रॉपरली नहीं आएगी, बॉडी पैनिक है, बॉडी में दर्द है, नींद नहीं आने वाली उसको अच्छी। त्रट छर्दी ब्रह्म मूर्छाश्च हृदयग्रम बिड विबद्धता, दिल ऐसा लगेगा कि जकड़ा हुआ है। बिड विबद्धता, कभी मल टाइट आएगा, कभी पतला आएगा, तो कभी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा उसको रहने वाला है। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग दोज सिम्टम्स। लेकिन जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कई पेशेंट में आपको उसकी भूख अच्छी उसकी देखने को मिलेगी, कई पेशेंट में आपको उसका डाइजेशन बहुत प्यारा देखने को मिलेगा, पेट भी साफ होते हुए देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको अन्य प्रकार की एग्जामिनेशन करने हैं, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने हैं कि भाई आलस आता है क्या, चलने फिरने में थकावट जल्दी होती है क्या, इस प्रकार के एग्जामिनेशंस करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। दोष का अनुबंध उन्होंने बताया कि पित्त अगर आम दोष में इन्वॉल्व हो जाए तो जलन होगा, रेडनेस आएगी। तो वो जो अभी टॉफस वाला जो स्टार्टिंग में फोटो हमने देखा, वहाँ पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट भी है, और ये सेम लक्षण सभी में देखने को मिलेंगे, मोस्टली लोगों में देखने को मिलते हैं। जिसमें टॉफस क्रिएट होता है, गठान बन जाती है, वो कम ही पेशेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पित्त दोष का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका होता है, और हर व्यक्ति का ज़रूरी नहीं है कि पित्त भी आम दोष के साथ इन्वॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में मैं मेडिसिन बताने से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, मेरे किसी भी लेक्चर में मेडिसिन कम से कम बताता हूँ। मैं बताता हूँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको LOT के नाम से हम जानते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर आपको चिकित्सा क्या करनी है, चिकित्सा करने के डिफरेंट टाइप पैरामीटर्स हो सकते हैं। आप यहाँ पर अग्नि की चिकित्सा करेंगे। अग्नि की चिकित्सा दो प्रकार से, व्यायाम, व्यायाम कर्म सामर्थ्य है, जो आपने श्लोक पढ़ा हो, लघुतः व्यायाम करने से कर्म सामर्थ्य आती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और बॉडी में लाइटनेस आती है। जस्ट हमने इसके निदान को पढ़ा था, उस समय मैंने डिस्क्राइब किया था। दूसरा, हम यहाँ पर आम पाचक औषधियों का सेवन करेंगे। कौन कौन सी हैं? अजमोदादि चूर्ण है, शिवाछार पाचन चूर्ण है, यहाँ पर अविपत्तिकर चूर्ण है। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर कौन से ड्रग अवेलेबल हैं। बस उसमें आपको एक कंसेप्ट लगाना है कि कटु विपाक होना चाहिए, उष्ण वीर्य होना चाहिए, ये मोस्टली वहाँ पर चीज़ें होनी आवश्यक हैं। कटु विपाकी उष्ण वीर्य चीज़ जरूर आप देख लीजिए। साथ में वायु का अनुलोमक होना चाहिए, वायु अनुलोमन होना चाहिए, क्योंकि वात दोष भी बड़ा है। आप यहाँ पर वात को बैलेंस करने के लिए अगर स्निग्ध चीज़ों का सेवन कराएंगे तो आम बढ़ जाएगा, और आम को ठीक करने के लिए आप रूक्ष चीज़ों का सेवन करेंगे तो वात बढ़ जाएगा। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चिकित्सा है। तो यहाँ वायु को बैलेंस करना है। तो जस्ट मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया था, यहाँ होना कुछ नहीं है,
सिंपल सा कंसेप्ट लगना है, वही ट्रैफिक जाम वाला कंसेप्ट कि ये आपका जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट पे आम दोष है, और मैंने अगर इस ट्रक को हटा दिया, इस ट्रक को यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो सीधी नहीं जाएंगी अपने रास्ते पे, बिल्कुल जाएंगे अपने रास्ते पे। और जब ट्रैफिक रेगुलर चलता रहेगा तो क्या वहाँ पर कोई आतंक भरा, कोई डराव भरा, कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहेगा? नहीं रहेगा। तो ठीक वही करना है कि आम पाचक औषधियाँ जब आप दोगे तो वो ट्रक हट जाएगा वहाँ से, जो ट्रक खड़ा हुआ था ट्रैफिक जाम के लिए, और अनुलोमक दवाइयाँ भी आप उसके साथ ऐड करोगे योग बना करके, तो वायु प्रॉपरली सीधी चली जाएगी। जो लोग ट्रैफिक जाम को देख करके गाड़ी में सो गए थे वो जग जाएंगे और कहेंगे भैया अब रास्ता चालू हो गया, मैं चलने दो। तो वात दोष अपनी सामान्य दिशा में गति करने लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा जो प्रयोग मानता हूँ वो इन दो पाउडरों का मानता हूँ, जिनमें से आप किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर अजमोदादि चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण। दूसरे नंबर पर शिवाचार पाचन चूर्ण। टैबलेट में मैं मानता हूँ यहाँ पर चित्रकादि बटी, चित्रकादि या अग्नितुंडी बटी। आप इनके गुण धर्मों को देखिएगा बैठ के, इनके एक एक द्रव्य को पकड़िए, एक एक द्रव्य को पकड़ के उसके रसगुण विरूपाक को लिखिए, और रसगुण विरूपाक को लिखने के बाद आप देखिए कि इन सभी का एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा विपाक आया, कौन सा वीर्य आया। जो मैंने बताया सेम वही निकलेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर सिंहनाद गुग्गुलू का प्रयोग करते हैं, तो सिंहनाद गुग्गुलू का प्रयोग आपको करना है। सिंहनाद गुग्गुलू का प्रयोग करना है। आप यहाँ पर योगराज गुग्गुलू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है कि कुछ गलत लोगों की अवधारणा है कि योगराज गुग्गुलू केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करता है। नहीं, सिद्धांत पकड़िए। सिद्धांत कहता है कि योगराज गुग्गुलू वात सामक है और आम पाचक भी है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ साथ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी काम करता है। आम बातारी रस का प्रयोग आप कर सकते हैं। अजमोदादि चूर्ण का एक और बहुत अच्छा काम है कि वो एक नेचुरल पेन किलर है, जॉइंट पेन को भी बहुत अच्छे से वो मैनेज करने का काम करता है। जॉइंट पेन को भी बहुत अच्छे से मैनेज करने का काम करता है। अब यहाँ पर कुछ प्रकार के आप जो है काढ़े वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। आप काढ़ा एक घर पे बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाफ टी स्पून त्रिफला, हाफ टी स्पून त्रिकटु और 1/3 हल्दी, इनको 2 गिलास पानी में बॉईल करवाइए। वो आधा गिलास रह जाए, उसमें फिर सेंधव लवण डाल करके उस पेशेंट को पीने के लिए दीजिए। रात को सोने से पहले उसको इसको लेना है, या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद। खाना खाने के आधे घंटे बाद बॉडी के आम दोष को, उन टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को प्रयोग करके देखिए। मैंने काफ़ी पेशेंट्स पर किया है, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब इसके बाद आती है स्थानिक चिकित्सा। स्थानिक चिकित्सा में संहिताओं के कंसेप्ट को आंख बंद करके फॉलो कीजिए। आपको एरंड पत्र चाहिए, या आख पत्र भी हो सकते हैं। अकौए के पत्ते होते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के, तो उसके आख पत्र भी आप ले सकते हैं। और उस आख पत्र पे आपको एरंड तेल लगवाना है, प्लस उसके ऊपर सेंधव लवण, उस पत्ते के ऊपर
आपने एरंड तेल लगा दिया, फिर उसके ऊपर सेंधा लवण चिपड़ दिया और उसको गरम तवे पे गरम कर लिया और उसको उठा करके जॉइंट पर बांधने के लिए बोल दीजिए। और उसके बाद रेत को एक तवे पर गरम करके उससे सिकाई करनी है, ऐसा पेशेंट को निर्देश कर दीजिए। ऐसा पेशेंट को निर्देश कर दीजिए। पेशेंट पहले दूसरे दिन से ही अपने दर्द में काफ़ी आराम मिल गया उसे, इतना वो बताना स्टार्ट कर देगा। और यही जो चीज़ है, जब पेशेंट की हड्डियों में डेविएशन आता है, टॉफस क्रिएट होते हैं, उसको भी यही फॉर्मुलेशन कंट्रोल करता है। अब जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, तब आप और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? बहुत बेकार कंडीशन है उसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो यहां पर आप 2 चम्मच एरंड तेल पीने के लिए देंगे रात को। और नहीं पी सकता तो क्या करना है आपको? गाय का दूध लेना है, उसको उबालने के लिए बोलना है, और उसमें जो मलाई पड़ जाए उस मलाई को निकाल के फेंक दें। अब उसमें 1 गिलास गाय के दूध में आधा गिलास तकरीबन आपको पानी मिलवा देना है। और उसमें उस गुनगुने दूध में आपको 2 से 3 चम्मच एरंड तेल मिला देना है। एरंड तेल वात दोष का शमन करने वाला है, आम का पाचन करने वाला है। अब उसको अच्छे से फेंट लें, उसमें झाग बन जाए, इमल्सिफिकेशन हो जाए, फिर उस पेशेंट को पीने के लिए दें। रात के समय पर सोने से पहले पीना है। ये पर्टिकुलर आपको 1 सप्ताह के अंदर 3 बार करवाना है, अल्टरनेट डे में। ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज करवाना स्टार्ट करेगा और आम दोष का पाचन स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डाबर का जो एरंड तेल है, उन्होंने इस प्रकार से उसको बनाया है कि उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। डॉक्टर राहुल जी ने बहुत अच्छा मुझे याद दिलाया कि इसमें कोई महक नहीं होती। पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? सर, इसमें अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। उस स्मेल की वजह से इसको नहीं पी पाते हैं। तो उस स्मेल से बचने के लिए डाबर ने बहुत अच्छा बनाया है एरंड तेल, उसका प्रयोग आप कराएंगे तो उससे पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा और इजीली वो पी जाएगा उसको। तो इस प्रकार का जब आप चिकित्सा करते हैं तो आपको आम दोष की चिकित्सा में, आमज व्याधि में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था डॉक्टर्स। कल के लेक्चर में और हम आगे बढ़ेंगे, और जो भी आपके डाउट या क्वेश्चंस हों, आप ग्रुप के माध्यम से कभी भी किसी भी समय पर मैसेज करके या पर्सनली मुझे मैसेज करके आप डाल सकते हैं, और उनके मैं आंसर्स आपको दूंगा। क्योंकि एक लेक्चर के अंदर आपको कंसेप्ट बताए जाते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग पेशेंट के साथ क्या चैलेंज आपको मिलेंगे, वो एक नई चीज़ होती है। तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कभी भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके सहयोग में खड़ा हूँ, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो उस पेशेंट को भी हम ठीक कर लेंगे। तो चलिए डॉक्टर्स, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम आगे के कंसेप्ट बताएंगे, नई डिजीज़ को लेंगे, और आपके जो भी डाउट हों आप ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं। अन्यथा जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, उस लास्ट लेक्चर में हम वो Q&A सेशन रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही हम पर्टिकुलरली आप सभी से लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। जी जी। जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ। जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। जी जी। जी 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 जी।
जी 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 ये चीज है। जी तो जी। बाकी ट्रीटमेंट तो मैंने ऐसे ही दे रखा है, एरंड का स्नेह का विरेचन के लिए डेली का वो कर रखा है। हम्म। और शिंगनाथ कुकुल आमवातारी दास ये चला रखा है सर, अजमोदारी चूर्ण हम्म। सेम चलाया है सर मैंने। हम्म। तो इससे अभी और अभी लेप के लिए मैंने जस्ट अभी कल आने वाले हैं, उनको उनको जटामयादि लेप देने की सोच रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। रुक्ष उपना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक बात तो ये सर, और एक पानुका स्वेद लोग ना करके जो हीटिंग पैड आता है, जी जो जी। चार्ज लगा के वो गर्म होती है, उससे सिकाई कर सकते हैं ना वो, डॉक्टर साहब उसका उसके सिकाई है। उसके एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि मैंने कई पेशेंट्स को पहले उसके लिए बोला भी था कि आप दिलवा सकते हैं उस प्रकार से हीटिंग पैड से। बट जो मैं आपको बताऊं कि हीटिंग पैड से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स बालुका स्वेद से मिलते हैं। बालुका स्वेद के अलावा किसी से नहीं मिले मुझे। ओके ठीक है सर। क्योंकि क्या है कि शास्त्र का जब आप प्रयोग करते हैं तो शास्त्र के प्रयोग से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो आप एक्चुअली में पेशेंट को देना चाहते हैं वो रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो सर ये आपको जो 700 से 100 आया था, जी सेम एज इट इज, मतलब जैसे हमने कंडीशंस देखी उसी के अकॉर्डिंग जो इसमें विरेचन देना है एरंड तेल से, सेम ऐसी चीजें हमें दी तो उससे काफी अच्छा रिकवरी आई थी, या अगर उसमें व्यायाम का रोल भी रहा था उसमें? आप उसमें एक काम कर सकते हैं। क्या होता है कि डिपेंड करता है पेशेंट की एज के आसपास। आप क्या 65 ईयर एज थी, तो ऐसे पेशेंट्स में जी रिकवरी सर। थोड़ी स्लो होती है ना। आपका उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जी सर। अब पेशेंट जहाँ पर व्यायाम जी नहीं सर। कर पाता है तो जी वहाँ सर। पर आप पेशेंट को 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए बोलिए। ठीक है सर। 5 मिनट पेशेंट स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग वो 1 मिनट या 2 मिनट करेगा। धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हुए 4-5 दिन के अंदर 5 मिनट पे भी वो आ जाएगा। जब आप 5 मिनट के लिए जैसे पेश स्वेलिंग है हेलो। कलाइयों पे, तो वो हाथ को पूरा वो नहीं कर पाता, वो अपने टक भी नहीं कर सकता सर, वो सलवार वगैरह को लेडीज, हाँ हाँ। तो बहुत उसको डिफिकल्टी होती है। और उसको मैंने वैतरण बस्ती भी दी थी 7 दिन के लिए सर, जी जी तब जी जाके 300 कुछ आया है अभी। जी 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 हाँ। जी। तो तो उसका रोल भी समझाना सर। और अगर ये ठीक होता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कौन सा रसायन चला सकते हैं, देन वो चीजें बताना सर। अभी आज कंप्लीट नहीं हुआ सर हमारा, जहाँ तक लग रहा है शायद कल बताओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद मैं पोस्ट ट्रीटमेंट के भी मेथड आपको बताऊंगा। इसमें रूमेटॉइड में अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसको यहाँ फिनिश नहीं किया है। कुछ पंचकर्म प्रोसीजर भी आपको सर बताऊंगा। वो बोल रहा था कि कल और अलग बीमारी लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अलग बीमारी अगर समय रहा तो अलग बीमारी की भूमिका हम उठा लेंगे उसमें। बाकी इसको कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है सर। जी जी जी। ठीक है सर। ठीक है, कल करते हैं सर इसमें। ओके ओके डॉक्टर जी सर, साहब। थैंक यू सर। बहुत वेलकम। अच्छा लगा सर। ओके डॉक्टर साहब।